नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम करेंगे 9 जुलाई 2022 को जो हमारा एग्जाम हुआ है नेट जेआरएफ का, उसका पार्ट 8 करेंगे, जिसमें 71 से लेकर के 80 क्वेश्चंस करेंगे हम। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है और कंप्लीट जितने भी आज तक पीवाईक्यूज हुए हैं उनकी डेप्थ में एनालिसिस वीडियो के रूप में आपको मिल जाती है। तो अभी डाउनलोड करें एक्यूरेट योगा ऐप और अपनी जर्नी स्टार्ट करें। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीड की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले है 71 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको सूचीबद्ध करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एटलीस्ट कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक जो है हमारे सूचीबद्ध करने योग्य आते होते हैं, सूची 1 और सूची 2। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां आपको 2 बातें कही गई है सूची 1 में और सूची 2 में। तो जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगती है उस चीज को सबसे पहले आप पकड़े, उसका मिलान सबसे पहले करें। जैसे यहां पर मैं कह सकता हूं कि सहजोली जो है, सहजोली एक मुद्रा है और वो किसका पार्ट है, वज्रोली का एक पार्ट है। वज्रोली के 2 पार्ट होते हैं, कल को ध्यान रखेंगे। वज्रोली के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सहजोली जो यहां पर लिखा गया है सहजोली, और एक होता है अमरोली। प्रत्येक ग्रंथ में ये 2 पार्ट मिलते हैं। कल को बात कर लेंगे कि सहजोली अमरोली बताओ किससे संबंधित है, तो वज्रोली मुद्रा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मोक्ष द्वार का भेदन, हमें पता है मोक्ष द्वार का भेदन करने वाले आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पर सबसे पहले देखें डी का 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो डी का 2 मात्र एक सिंगल ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है और किसी में है ही नहीं। तो इसका मतलब शायद चांसेस यही है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर भी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे मिला लें जिनसे कंफर्म हो आपका। और अगर बात करें तो मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम शिव संहिता तो हो नहीं सकता,
शिव संहिता नहीं हो सकता, या तो कुंडली जागरण हो सकता है, या नादोत्पत्ति हो सकता है। खैर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन के अनुसार देखें तो सी का 1 हो सकता है। ये चीजें आपको सीखनी है। आप यहां पर ये सोचें कि सर मुझे तो उत्तर आ गया, मैं तो आगे चला जाऊंगा स्किप करके आगे, तो ये स्किप करने की बात नहीं है, आपको सीखने की बातें हैं ये सारी की सारी, कि ऐसी ऐसी चीजों को हम यूज करेंगे एग्जाम में, तो बेशक हमने थोड़ी सी स्टडी की होती है तो भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो उन चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो यहां मोक्ष द्वार का भेदन अगर बात की जाए तो मोक्ष द्वार का भेदन जो है वो नादोत्पत्ति या कुंडलिनी किसी से भी हो सकता है। मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बताया गया है, ये जो बात है ये शिव संहिता में है, और शिव संहिता का जो दूसरा अध्याय है वहां पर नाड़ियां आदि का वर्णन किया गया, 3.5 लाख नाड़ियां, और कहा गया कि सारी शरीर में है, जैसे संसार में कहते पर्वत समुद्र आदि है, वैसे ये शरीर में कहते मनुष्य के रहती होती है कहते। तो ये जो पक्की बात है कि यहां पर ये बात शिव संहिता के लिए कही गई है, बी का 3 ही होगा। तो ये बात हमारा ऑप्शन पक्का जो है राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं बाकियों की। तो यहां कहा गया कहते मोक्ष द्वार का भेदन, मोक्ष द्वार का भेदन क्या होगा, इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि कुंडली जब जागरण होती है तो अपने आप मोक्ष द्वार का भेदन हो जाता है। और मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम की अंतिम अवस्था की बात की जाए तो क्या होनी चाहिए, प्राणायाम की अंतिम अवस्था जो है मुनि वशिष्ठ के अनुसार वो होगी हमारा नाद उत्पत्ति। नाद उत्पन्न होता है, प्रत्येक ग्रंथ का कहना है कि प्राणायाम जो है अंतिम फलों में अंतिम स्तर पर नाद की उत्पत्ति करता होता है। तो ये कल को इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछा जाएगा कि बताइए योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम फल क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कुंडली जागरण वगैरह वगैरह, तो नादोत्पत्ति है। सिंपल सा ही प्रश्न बन सकता है। सेम ऐसी कहा जाए कि बताइए शिव संहिता में मानव शरीर को ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति किस अध्याय में कहा गया है, तो सेकंड जो दूसरा अध्याय है वहां पर कहा गया है। ये ऐसी ऐसी बातें बन सकती है, तो इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे। और आपको एक साथ और ध्यान रखना है कि कल को बात की जाए हठ प्रदीपिका के अनुसार मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला आसन कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा आसन है। आप वीडियो पहले पॉज कीजिए और उत्तर दीजिए, अगर आपको पता है तो इसका मतलब आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, परंतु पहले वीडियो पॉज करके जरूर सोच करके देखेंगे कौन सा है। और वो आसन है सिद्धासन। सिद्धासन बताया गया हठ प्रदीपिका में मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला आसन, परंतु यहां पर हमारी बात किसी और वे में थी तो उस हिसाब से ए का 4 बन रहा है। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। यहां पर आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन से प्रश्न पूछा गया है। एग्जैक्टली आपसे बातें की गई है, सूचीबद्ध जब प्रश्न देता है एग्जामिनर तो घुमा फिरा करके बातें करता है, तो आपको ये कंफर्म है कि रक्त का थक्का जो जमता है ना, रक्त ब्लड क्लोटिंग जो होती है वो हमेशा जो है विटामिन के कारण ही होगी, और कोई विटामिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो डी का फिर से 2 हो गया। तो क्या डी का 2 कितनी जगहों पर है सर, डी का 2 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका कंफर्म हो गया कि आंसर मेरा फिर से जो है ए ही होने वाला है। फिर भी हम एक बार कंफर्म करेंगे, बाकियों को देखेंगे। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन डी कैल्शियम की भांति काम करता है, कैल्शियम के साथ काम करता है, तो कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी हुआ, और इसमें अब क्या करेगा, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का अब्सॉर्ब करवाएगा ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहे। इसलिए विटामिन डी की कमी से भी वही बीमारियां होती है जो कैल्शियम की कमी से बीमारियां होने का खतरा रहता है, वो सारी दोनों सेम होती है। तो विटामिन डी का कैल्सीफेरोल हुआ। विटामिन के का नाम भी आप ध्यान रखें, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ये जो है आप ध्यान रखें। आगे बात करें विटामिन ई की, ई को कहते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। नॉर्मली जो है ये इनफर्टिलिटी होती है, इसकी कमी से वो होने का खतरा रहता है, इनफर्टिलिटी बंध्यता होने का खतरा रहता है। परंतु यहां पर अब ऑप्शन के अनुसार इतना डेप्थ में दे दिया एग्जामिनर ने, तो अब हमें ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए में ये सटीक उत्तर बैठ रहा है। इसमें उत्तर देखिए कि विटामिन ई की बात मैंने बताया क्या, इनफर्टाइल हो जाते हैं, मतलब प्रजनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ये कल के लिए ध्यान रखेंगे। विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई जो है सेल मेम्ब्रेन को एज इट इज बनाए रखता है, जिससे बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता, माने ब्यूटी बनी रहती है जल्दी देर तक, तो सेल को सर जिंदा सा रखता है, एक तरह से ताजा तरोताजा रखता है। आगे बात करें विटामिन B6 की, तो B6 जो है उसका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क और स्नायु ऊतकों में ऊर्जा का रूपांतरण, ये विटामिन B6 का आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको एक्स्ट्रा बात जरूर जाननी है, B6 का साइंटिफिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, पायरिडोक्सिन, ये जो है विटामिन B6 का नाम है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, माइल्ड एनीमिया होने का खतरा रहता है, और क्योंकि ये ब्रेन को भी कंट्रोल करता है तो इसलिए इससे ब्रेन अगर ये कम होगा तो ब्रेन में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, मतलब मस्तिष्क या स्नायु जो ऊतक है उनमें जो ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो पाएगा, माने ये करता है। तो इस प्रश्न को हिंदी में भी देखना है, हिंदी में भी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। और अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में देखोगे तो भी इस प्रश्न का उत्तर ए ही रहेगा। यहां पर आप एक एक चीज को मिला सकते हैं। इंग्लिश में क्या क्या बोला गया है, तो जैसे क्लोटिंग था
क्लोटिंग एंड कोएगुलेशन, ब्लड को रक्त का थक्का जमने को क्या कहते हैं, विटामिन के की बात होती है। तो डी का 2 सर सिंपल। सूचीबद्ध क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, परंतु उनको ध्यान से करेगा विद्यार्थी तभी सही उत्तर होता है, नहीं तो इनमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो ऑप्शन इंग्लिश में भी देख लिया हमने, हिंदी में भी देख लिया। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। यहां पर भी सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है। इनमें से आपको करना यही काम है कि सबसे बेस्ट जो आपको पता हो, जैसे आपको सभी मुद्राओं के बारे में पता है परंतु आप कंफर्म होंगे अश्विनी मुद्रा पर जरूर कि गुदा भाग से संबंधित होती है, तो इसमें गुदा से समझिए कि गुदा वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने तक गुदा को धीरे धीरे सिकोड़ना, थोड़ी सी डेफिनेशन जो है तरीके से इन्होंने बनाई है, तो माने अश्विनी मुद्रा। तो अब ये क्या हुआ, डी का ऑप्शन 2 ही हो सकता है यहां पर। तो क्या नहीं हो सकता उसको फाइंड आउट कीजिए। मेरा सी उत्तर नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेट करना, कि ऑप्शन क्या एक्चुअल में क्या है वो हमें नहीं पता है फिलहाल, बट हम 50-50 बना रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है सर, तो ये नहीं हो सकते दो उत्तर। अब बच्चे अपने पास या तो बी होगा या डी होगा। इसके लिए आप क्या करें, शांभवी मुद्रा का आप लोगों को पता होगा, भ्रूमध्य में देखना, माने भ्रूमध्य के बीच दृष्टि को स्थिर कर आत्मा का ध्यान करना। चाहे किसी का ध्यान हो, भ्रूमध्य में स्थिर दृष्टि होती है वो मात्र शांभवी में होती है। माने सी का जो 1 होगा वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी चीजों को हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम में एग्जामिनर प्रश्न अलग से बना देगा। जैसे लिख देगा कि मुख बंद कर जिह्वा को हिलाकर, जो है मुंह में हिलाना, और अमृतपान जब होता है अपने आप तो उसको क्या बोलते हैं, कहते जीवा मूल को हिलाकर, हिलाने से संबंधित है। खेचरी में जीवा को हिलाते नहीं है। मांडू की मुद्रा होती है उसमें हम जीभ को मूव करते हैं, तालू के ऊपर भाग में लगा करके मूव करते हैं और तब रस बनता है उसको हम पी लेते हैं, माने अमृतपान करना। तो ए का 3 हो गया। भूमि पर दोनों हाथ रखकर सिर और पैर को हवा में उठाना, माने एक तरह से इसको आप जानते होंगे कि जैसे पश्चिमोत्तानासन है उसमें तो हम आगे हाथ लगा लेते हैं, झुक जाते हैं, पैरों के पंजों को पकड़ करके आगे माथा लगाते हैं। वज्रोली जो मुद्रा है जिसको वज्रोणी कहा गया है, वज्रोणी से भी संकेत करते हैं, ये मुद्रा है एक, ये कहां कही गई है, वज्रोणी मुद्रा या वज्रोली यहां लिख दिया इन्होंने। एक्चुअल में ये जो है हमारा एक ग्रंथ है गेरंड संहिता, उस गेरंड संहिता में 25 मुद्राएं हैं, उस 25 मुद्राओं में से इसको वज्रोणी मुद्रा माने वज्रोली मुद्रा जिसकी आप तुलना कर सकते हैं, उस रूप में इसके डिस्कशन किया गया है वज्रोणी के रूप में। यहां वज्रोली लिख दिया है, तो कल को अगर एग्जामिनर वज्रोणी कह दे तो भी आप ध्यान रखें गेरंड संहिता में ऐसा कथन है कि भूमि पर हाथ रख ले में पूरे शरीर को ऊपर हवा में उठा दे, जैसे पैर सीधे रख करके, उसको आप तुलासन कहते होंगे, ब्रह्मचर्य आसन कहते हो। गेरंड संहिता में इसको वज्रोणी मुद्रा कहा गया है, वज्रोली जहां यहां पर लिखा गया है। तो भूमि पर दोनों हाथ रखकर सिर और पैर को हवा में उठा देना, ये वज्रोणी यानी वज्रोणी मुद्रा है, ये ध्यान रखें। तो डी हो गया बी का 4। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। यहां पर भी 2 सूचियां दी गई है, मैंने आपके सामने इंग्लिश में रखा है क्योंकि ये एनाटॉमी और डिजीज का एक प्रश्न है एक तरह से, तो एनाटॉमी में इजीली हो जाता है। जैसे आप लोगों को पता हो पोलीयूरिया, अब पोलीयूरिया यूरिया से संबंधित है, मान लीजिए यूरिन से रिलेटेड है, तो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ाई की है, सिस्टमेटिकली पढ़ा है, कोर्स को परचेज किया है, उनको पता होगा यूरिया मींस पॉली यूरिनेशन, ज्यादा यूरिनेशन होता है। तो सर वो कब होता है, माने एक तरह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यहां पर बार बार यूरिन जाना, ये होगा। तो बी का 3 ही हो सकता है और कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो हम इसमें अगर एक्सक्लूड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बी का 1 नहीं हो सकता, तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, बाकी 3 ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं अभी भी। ऐसे ही सेम जो है हमें और क्या ढूंढना है, पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया क्या होता है, अगर आप बार बार यूरिन करेंगे तो क्या होगा, शरीर को प्यास लगेगी, पानी कम होता जाएगा यूरिन के थ्रू, तो शरीर पानी मांगेगा, बार बार जो है थ्रस्ट लगेगी, मतलब इंक्रीज्ड थ्रस्ट, माने प्यास लगेगी बार बार। ठीक है सर, ए का 2 हो सकता है, माने ए का और कुछ नहीं हो सकता 2 के अलावा, तो इसका मतलब बी भी मेरा ऑप्शन यहां नहीं होगा, बी को भी हमने कैंसिल कर दिया। तो पोलीफेजिया का मतलब यह कि एक तरह से बार बार भोजन करना, मनुष्य जो है बार बार भूख लगती है, बार बार खाता है, खाना खाता है, तो वहां पर होती है। तो सी का केवल 1 हो सकता है और उत्तर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या बचा सर, हमने इस प्रकार से राइट आंसर अगर आपको ना भी पता है तो एल्यूमिनेट करके भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, परंतु ध्यान रखना एल्यूमिनेट करने के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, हेमोरॉइड का अर्थ होता है कि जो अपनी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में बवासीर जो कंडीशन होती है उसको हेमोरॉइड से डिनोट करते हैं। वहां पर क्या होता है, वेन्स जो होती है स्वेल कर जाती है, ब्लड जो होता है इकट्ठा होने लगता है वहां पर, तो वहां पर हेमोरॉइड्स होने लगते हैं, जख्म होने लगते हैं, जिसको बवासीर या बगंदर फिस्टुला आदि के रूप में जो कन्वर्ट होता है। तो डी का 4 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। कल को ये प्रश्न सिंपल भाषा में आ सकता है, कहा जा सकता है कि पोलीडिप्सिया बताओ किससे संबंधित है, तो नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उनको छांटना होगा आपको, आज सूचीबद्ध करना है या कल को किसी और रूप में आ सकता है।
तो ये अच्छे से आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है कि इनका मतलब भी क्या है आगे फ्यूचर के लिए। इस प्रश्न को आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी मैंने आपके सामने रख दिया इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को अगर आप हिंदी में देखते हैं तो पॉलीयूरिया की बात करें तो मतलब पेशाब में बार बार वृद्धि करना, वही प्रश्न है, सेम बी का 3 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वही राइट होगा हमारा, जिसमें सी का 1 आएगा। माने पॉलीफेजिया की कंडीशन क्या होती है, बार बार खाना, भूख में वृद्धि होगी, बार बार खाएंगे, पॉलीफेजिया में भूख लगेगी बार बार। पॉलीडिप्सिया होगा तो प्यास बार बार लगेगी, ए का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। यहां पर यह प्रश्न आपको इंग्लिश में दिखाया जा रहा है, इंग्लिश में देख लेंगे इस बार को। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, सूची 1 और सूची 2 का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होता है, कंटेंट ऑफ लर्निंग, की आप सीखने वाले क्या हैं वही आपका सब्जेक्ट माना जाता है। तो सी का सर 4 होगा, तो सी का 4 होगा तो ऑप्शन नीचे है, तो मैं आपको बाद में ऑप्शन दिखाता हूं। तो इस प्रश्न को जो इंग्लिश में करना चाहते हैं विद्यार्थी वो इंग्लिश में अच्छे से देख लेंगे। अब इस प्रश्न को हिंदी में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को अगर आप हिंदी में देखते हैं तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे हमने बात की कि ऑप्शन नंबर सी जो है विषय जो होगा वो अधिगम की विषय वस्तु होता है, मतलब सीखने से संबंधित होता है। हो सकता है आपको ये हिंदी लैंग्वेज अच्छी लगे, आसान लगे, परंतु सही ये रहता है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनको अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो ज्यादा इजी हो जाते हैं कॉन्सेप्ट आपको याद रखने लंबे टाइम तक। तो यहां पर हिंदी क्योंकि इनका हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते तो अधिगम आदि शब्द का बहुत से विद्यार्थियों को अर्थ भी ना पता हो। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए। सी का 4 जहां नहीं है वो उत्तर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका, क्योंकि सी का 4 इसी में, बाकी कहीं भी नहीं है, बाकी सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। सी का 4 जहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सी का 4 कहीं भी नहीं है, तो ये सारे के सारे एक्सक्लूड हो गए। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। परंतु हमें इतना नहीं जानना, कल को प्रश्न इंडिविजुअल बनाया जा सकता है कि बताओ गतिविधि विषय का संबंध किस चीज से है ना, या शिक्षण की परिभाषा दीजिए। तो उस समय आपको एक एक चीज आज पता होगी तो कल का प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएगा। तो शिक्षण क्या होता है, शिक्षण वो स्थिति होती है जिसमें अनेक प्रकार की विधियां होती है, जैसे आप लेक्चर मोड में पढ़ा सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मेथड बना सकते हैं, मतलब विधियां होती है टीचिंग मेथड। अगर बात की जाए योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां तो उसमें कितने टीचिंग के मेथड बताए गए हैं, 7 बताए गए टीचिंग के मेथड। वो 7 मेथड आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, उस पुस्तक में मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई हैं, उसको अच्छे से पढ़े, उनमें से एग्जामिनर जरूर प्रश्न पूछता है कोई ना कोई। ओके, आगे बात करें अधिगम क्या होता है। अधिगम बोलते हैं लर्निंग को। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि एक विद्यार्थी जो है किसी चीज को गलती करता है कोई, तो उसको फिर से सही करने के लिए टीचर कुछ बताता है उसको, और उसको फिर जो है स्टूडेंट लर्न करता है, एक्सेप्ट करता है कि मुझे अब जो है अपने कार्य को इस तरीके से करना है। जैसे सूर्य नमस्कार आपने गलत कर दिया तो टीचर आपको सही करवाएगा, तो सही करवाए तो नेक्स्ट टाइम से आप वैसा ही करने की कोशिश करोगे जो टीचर ने सही विधि बताई है। तो आपने मतलब कि कुछ आपको करवाया गया, कार्यवाही के माध्यम से समायोजन की एक प्रक्रिया, मतलब आप समायोजित करते कि मुझे इसी प्रकार से कार्य करना है। बी का 1 होगा। पर्यावरण क्या होता है, एनवायरमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट वो चीज होती है जिसमें कोई भी कक्षा संचालित होती है, संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है। अधिगम आप लर्न कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, या सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि सर पर्यावरण उसको बोलते हैं। तो ये प्रश्न बन गया, इसमें कल को इंडिविजुअल बनाएगा एग्जामिनर। ये प्रश्न 4 यहां दिए गए हैं, असल में ये 6 चीजें होते हैं। इन 6 को क्या बोलते हैं, टीचिंग के कंपोनेंट बोलते हैं। टीचिंग के कंपोनेंट बोलते हैं किस पुस्तक के अनुसार, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो 6 कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं, कल को प्रश्न पूछेगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। टीचिंग होता है एक, और टीचिंग है तो क्या होगा, टीचर होगा। 2 हो गए सर, सीधा याद रखने का इजी तरीका। और क्या होता है, लर्निंग होती है। टीचिंग है तो लर्निंग भी होगी ना, कोई ना कोई लर्नर होगा, तभी तो लर्निंग हो रही है, तो मतलब लर्नर भी होगा। 4 हो गए सर। और क्या होता है, आप टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं सर, कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कहां पर पढ़ाते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे, या फिर सर आप जो है योगा हॉल में पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ, तो एनवायरमेंट, क्लासरूम का मतलब एनवायरमेंट हो गया। इस प्रकार से ये 6 कंपोनेंट होते हैं टीचिंग के। यहां पर टीचिंग, टीचर, लर्निंग और लर्नर, सब्जेक्ट और एनवायरमेंट, ये 6 कंपोनेंट माने जाते हैं टीचिंग के। ये 6 के 6 को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। ठीक है सर, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। यहां पर जो आसन दिए गए आपके सामने, ये सीधा सा अगर किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी पता है तो पता है कि ये कहां का है। ये सूर्य नमस्कार के जो आसन है उनमें से प्रश्न है। तो इसका सूत्र है मिरसु भाखपु। इसको 2-3 बार रटेंगे, आपको याद हो जाए। भाखपु, हिम, आस और एभा। इस प्रकार से आप जो है इनको याद कर सकते हैं, हिम, आस, अभा। तो इसमें यह ध्यान रखें कि 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, जो कुछ रिपीटिशन होता है उनमें से। मिरसु, सबसे पहले ओम मित्राय नमः, रे से रवैये नमः, सु से सूर्याय नमः, भा से भानवे नमः, ख से खगाय नमः, पू से पूषणाय नमः, ही से हिरण्यगर्भाय नमः, मैं से मरीचाय नमः,
आ से आदित्याय नमः, स से सवित्रै नमः, ऐ से अर्काय नमः और भा से भास्कराय नमः। इस प्रकार से ये आसन होते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए हस्तोत्तान आसन की, तो आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आप दोनों हाथ सावधान खड़े होते हैं, पहला आसन करते हैं ओम मित्राय नमः के साथ में, पहला आसन किया। दूसरा आसन करते हैं, फिर क्या करते हैं, नमस्कार के बाद में पीछे की तरफ झुक जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हस्तोत्तान बोलते हैं। या तो तब झुकते हैं या फिर जब वापस सारे आसन करके आते हैं तो 11वां पोस्चर होता है उसमें झुकते हैं। मतलब हस्तोत्तान आसन के लिए या तो दूसरा मंत्र होगा रवैये नमः या फिर अर्काय नमः, इनमें से होगा। तो क्या यहां पर आपको रवैये नमः दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अर्काय दिख रहा है, तो अर्काय से संबंधित है। मतलब ये 11वां आसन है हस्तोत्तान आसन, ये 11वें को यहां इन्होंने डिनोट किया है। इसके बाद में बात करते हैं पाद हस्तासन की। पाद हस्तासन हस्तोत्तान हो गया, उसके बाद में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट पाद हस्तासन करते हैं। उसमें कौन सा होता है, तीसरे नंबर का आसन होता है, शुरुआत से तीसरे नंबर पर होता है। पीछे से अगर बात करें वापस आते हैं तो 10वें नंबर पर होता है। अगर ना समझ में आ रही हो ये बातें तो एक बार करके देख लेना सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में। तो 10वां मंत्र देखो सर कौन सा है, 11वां हो गया तो 10वां क्या होगा, या तो सवित्रय होगा या रवैये होगा। रवैये इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका उत्तर जो है अपना सवित्रय नमः होगा। सी का 2 होगा। अब देख लो सर सी का 2 कहीं पर मिल रहा है, बहुत सी जगहों पर है। डी का 3 है क्या, डी का 3 मात्र एक जगह पर, ऑप्शन नंबर अपना सी होगा और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। फिर भी हम समझने के लिए प्रश्न को और देखते हैं। भुजंगासन की बात की जाए तो भुजंगासन पूरे सूर्य नमस्कार के दौरान एक ही बार होता है, जब हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र पढ़ा जाता है उस समय होता है। इसकी बात करते कौन से नंबर पर आया, 7वें नंबर पर होता है भुजंगासन, 7वें नंबर पर, मतलब 7वें नंबर का मंत्र हिरण्यगर्भाय हो गया। और बचता है हमारा अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन की बात की जाए तो ये जो है ओम भानवय नमः, ये भी 2 बार होता है, एक बार लेफ्ट पैर आगे रहता है, एक बार राइट रहता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, या तो अपना ये 4थे नंबर का आसन है या 9वें नंबर का आसन हो सकता है आदित्याय नमः। तो अश्व संचालन है वो 4 या फिर 9वें नंबर का, तो 4 नंबर वाला इन्होंने दे रखा है, भानवय नमः हो जाएगा, या हो सकता था कि आदित्याय नमः होता। तो जो भी राइट आंसर होता है वो आपका हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है अभी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा समझना होता है आपको, कभी कभी एग्जामिनर जो होता है इनको अलग अलग तरीके से देता है, बच्चा एग्जाम में जाके फंस जाता है कि ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा। तो अच्छे से एक बार सूर्य नमस्कार 2-4 दिन आप मंत्रों के साथ में करें, सारी चीजें याद हो जाएंगी। और इन शॉर्ट याद रखने की मेरसु भागपु हिम आस अभा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। इस प्रश्न के बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम बताइए। अब हठ प्रदीपिका में योगी के लिए मिताहार बताया गया, परंतु ये मिताहार से प्रश्न नहीं है। हठ प्रदीपिका में प्रथम अध्याय जब आप देखते हैं प्रथम उपदेश, उसमें 63 नंबर श्लोक है। कुछ कुछ पुस्तकों में जो हठ प्रदीपिका की प्रकाशन है उसमें ये 62 हो सकता है, किसी में 64 हो सकता है। वो जैसी आप पुस्तक पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। जो मेरे पास उपलब्ध पुस्तक है उसमें 63 नंबर पर ये श्लोक है, हल्का फुल्का आगे मिलेगा आपको जरूर कुछ किसी पुस्तकों में। तो इसमें अगर बात करें तो ये श्लोक कौन सा है, मैं पढ़ करके बता देता हूं आपको एक बार में। पुष्टम सुमधुरम, माने पुष्ट पहले करता है पुष्टम, फिर सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, गव्यम धातु प्रपोषणम, धातुओं को पोषण करने वाला, प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। इस प्रकार के भोजन जो है योगियों के लिए बेस्ट माने गए हैं, ऐसे करने चाहिए। तो पुष्टिकारक भोजन जो है उसके लिए क्या बोला गया, सी। सुमधुर कहां बोला गया है, ई बोला गया है। स्निग्ध भोजन के लिए क्या बोला गया है, डी बोला गया है। गव्यम माने गाय के लिए बोला गया है, ए। धातु प्रमोशन के लिए कहा गया है, बी। और मनोभिलषितम माने मन को अच्छा लगने वाला वो चीज ही नहीं कहेगी। तो क्या बन गई ट्रिक, सी ई डी ए बी, जहां होगा वही राइट आंसर होगा। तो इसलिए आपके लिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/63 नंबर जो श्लोक है जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया, ऐसा पुस्तक में ढूंढ लेना कि ऐसा जो श्लोक है वही आपका राइट आंसर होगा सर। तो यहाँ सी ई डी ए बी कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप अपने दिमाग से कोई ट्रिक नहीं अपना सकते, इनके लिए एक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो आप हवा में ऐसी बात नहीं कर सकते, कोई भी आप लॉजिक नहीं लगा सकते किसको पहले रखे किसको बाद में। एक्चुअल जो श्लोक कहता है वही आपको पता होना चाहिए। इस श्लोक को आप रट लेंगे, नेक्स्ट टाइम में फिर किसी ना किसी रूप में बात होगी तो ध्यान रखेंगे सर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। यहां पर योग वशिष्ठ के अनुसार सही क्रम बताइए। ये क्या चीज दी गई है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा तो आपको पता होगा कि योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण है, मतलब 6 अध्याय हैं, प्रकरण के रूप में बांटा गया उनको। 6 अध्यायों को सीक्वेंस में दिया गया है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको पता है कि भगवान क्या होता है, जीओडी होता है, गॉड, गॉड बोलते हैं। तो गॉड का मतलब क्या है, जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेट करता है, संसार की जो उत्पत्ति करता है। और ऑपरेटर क्या होता है, जो संसार का संचालन करता है, मतलब स्थिति बनाए रखता है, स्थिति होती है। और डी से डिस्ट्रॉयर कहते हैं, वो जो विनाश भी करता है संसार का, वो भी भगवान का ही काम है कहते हैं। तो विनाश को बोलते हैं उपशम, मतलब खत्म कर देना। तो ये 3 तो एक साथ रहेंगे सर, ये कहीं नहीं जा सकते। ओके,
ये अध्यायों में देखो ध्यान से, उत्पत्ति प्रकरण है उसको ए बोला जा रहा है, स्थिति प्रकरण को क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखो ई बोला जा रहा है, उपशम प्रकरण को बी बोला जा रहा है। ए ई बी एक साथ रहेंगे इतनी गारंटी है, बाकी आगे पीछे कुछ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस आधार पर एक बार उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। तो ए ई बी कहां पर है, ए ई बी सर ओनली ऑप्शन नंबर डी में है ये सीक्वेंस और कहीं नहीं है। ठीक है सर, इसका मतलब ये है, परंतु हमें तो अच्छे से चीजों को जानना है सर, इससे काम नहीं चलेगा। तो शुरुआत में जो होता है सबसे पहले इमेजिन करो कोई व्यक्ति आत्मा के लिए क्यों तड़फेगा कि मुझे आत्मा चाहिए, क्या हम तड़फते हैं, नहीं तड़फते। क्यों, क्योंकि हमें तो पहले पैसा कमाना है, डिग्री कमानी है, जीवन को और अच्छी अच्छी ऊंचाइयां पानी है, राग है सर हमारा संसार में, तो हमें वैराग्य नहीं होगा। तो हम आध्यात्मिक ग्रंथ को क्यों पढ़ेंगे जब हमें वैराग्य होगा। तो पहले का नाम ही क्या है, वैराग्य प्रकरण, पहले अध्याय का नाम क्या है, वैराग्य प्रकरण। दूसरे वैराग्य कहते होता है तो क्या चाहते हैं आप, कहते अब हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए, अब मुक्ति चाहिए, माने मुमुक्षु प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण होता है दूसरा। तीसरा जो है उत्पत्ति होता है, चौथा स्थिति प्रकरण, पांचवा उपशम। और ये सब कर लिया तो कहते आपको अपने आप जो है क्या हो जाएगा, और ये सब जब आपने कर लिया तो कहते निर्वाण आपको पक्का मिलेगा, निर्वाण जिसको आप क्या बोलते हैं, पूर्ण मुक्त। तो इस प्रकार से पूरे अध्याय 6 के 6 हो गए। 6 के 6 को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, 3 बीच के याद कर लो, गॉड, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम, ये साथ में रहेंगे। लास्ट में निर्वाण मिलता है, शुरुआत वैराग्य से होती है, फिर मोक्ष, मुमुक्षु मतलब मोक्ष पाने की इच्छा होती है, फिर उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और लास्ट में निर्वाण प्रकरण। इस स्टोरी को थोड़ा सा देख लिया सर, हमेशा के लिए याद हो गया। तो अब आप देखो वैराग्य प्रकरण को इन्होंने क्या बोला है, वैराग्य के लिए सी लगाया, ठीक है, मुमुक्षु के लिए क्या लगाया था, डी। तो सीक्वेंस बनी सी डी ए ई बी, निर्वाण ऑप्शन में ही नहीं है, तो सी डी ए ई बी कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। आपको थोड़ा सा जीओडी को भी याद रखिए ना, गॉड को, तो भी सर आप कभी नहीं इस प्रश्न को गलत कर पाएंगे, सिंपल सा है। कल को यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा प्रकरण योग वशिष्ठ में है ही नहीं, या दूसरा बताओ तीसरे नाम पर कौन सा है, तो सारी सीक्वेंस पता होगी तो आपके सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम लिखिए। तो ये बताने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो किस वेद से जुड़ा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें त्रिशिखी ब्राह्मण जो एक ऋषि हैं वो भगवान आदित्य, मतलब जिनको हम सूर्य कहते हैं, आदित्य वर्ड आपको ध्यान रखना है, उनसे जो है ज्ञान लेते हैं। इसमें कर्म योग और ज्ञान योग की भूमिका का वर्णन है, उसके लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया इसमें, अष्टांग योग। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कर्म योग और ज्ञान योग भी है, ध्यान रखें, कर्म और ज्ञान योग उन दो शाखाओं का वर्णन है। इन शॉर्ट बता करके फिर अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। अष्टांग योग का अर्थ हमेशा यही होता है, यम से लेकर के समाधि तक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग अष्टांग योग है। इसमें यम बताया गया है और नियम बताए गए हैं। यमों की संख्या भी 10 है, नियमों की संख्या भी 10 है। आपको ये संख्या 10 की 10 जो है सूत्रवत याद रखनी है, माने सूत्र भी इनका याद रखना है, जो सीक्वेंस में पिरोया गया है श्लोक उसको ध्यान रखना है, वो बहुत आवश्यक है। ये काफी बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनको जो है सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो यहाँ त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 10 यम है, उनको अगर अरेंज करना है तो एक एक को मैं लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको याद रहे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यम 10 है, नियम 10 है। मात्र महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में 5-5 यम नियमों की बात करते हैं। उनको छोड़ करके कोई भी टेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो या तो काउंटलेस, मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने यम नियम मानते हैं, या फिर वो एग्जैक्ट संख्या मानते हैं तो वो 10-10 मानते हैं। तो यमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच, ये 10 यम माने गए हैं। यहां पर आर्जव का अर्थ आपको जानना है कि सरलता, सरल व्यवहार जो होता है, सरल व्यवहार सादगी जो होता है उसको आर्जव बोला गया है। नियमों की बात करें तो तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, हरि आराधना, वेदांत श्रवण, री का मतलब होता है लज्जा से, मतलब शर्म आती है उसको बोलते हैं, मति का मतलब उत्तम बुद्धि, जप और व्रत, ये जो 10 जो है नियम माने गए हैं। यहां से हमारा जो प्रश्न है वो पूछा गया कि इन 10 यमों का सही क्रम आपको बताना है और इनको 2-2 के जोड़े में आपको दिया गया है। जैसे यहां अहिंसा और सत्य, इन दोनों के लिए क्या कहा, सी, तो हमने सी लगा दिया इसके आगे। मिताहार और शौच, मिताहार और शौच सबसे लास्ट में है, उसके लिए क्या लगाया इन्होंने, मिताहार और शौच के लिए डी लगाया तो डी लगा देते हैं। और किसके लिए क्या कहा, क्षमा और धैर्य, क्षमा और धैर्य, ये 2 लास्ट वाले जो पॉइंट है इनको मैं इन शॉर्ट करता हूं, क्षमा और धैर्य के लिए यूज किया इन्होंने बी, तो हमने बी लगा दिया। दया और आर्जव, इसके लिए ए यूज किया तो हमने ए कह दिया। अस्तेय और ब्रह्मचर्य के लिए ई यूज किया तो हमने ई यूज कर दिया। मतलब सीक्वेंस क्या बन रही है, सी ई ए बी एंड डी,
ये सीक्वेंस बन रही है, ये जहां पर भी है वही हमारा राइट उत्तर होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर CEABD। तो ये ध्यान रखना है आपको। आज पूछा गया आपसे यम 10 की सीक्वेंस कौन सी है, तो आपको पूरा श्लोक रट लेना है। तो 10 नियम कौन से है वो भी श्लोक रट लेना है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी अनेक बातें की गई है, जैसे यम की परिभाषा दी है इन्होंने, देह इंद्रियेषु वैराग्यम इति यम उच्यते, कहते देह और इंद्रियों में वैराग्य होना यही क्या है, यम कहलाता है। और नियम क्या कहा, कहते परमात्म तत्व में अनुरक्ति रखना नियम है। ऐसे ही आसनों के बारे में कहा, सर्व वस्तुनि उदासीन भाव, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव रखना आसन है। प्राणायाम के लिए कहा, जगत सर्वम मिथ्या प्रतीति, कि जगत की पूर्ण रूप से मिथ्या प्रतीति होना क्या है, प्राणायाम है। चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार कहलाता है। और चित्त का निश्चल हो जाना, चित्तस्य निश्चली भावो धारणम धारणा विधु, मतलब धारणा जो है चित्त का निश्चल भाव हो जाना। और ध्यान के लिए कहा कि सोहम चिन्ह मात्रम एव इति चिंतनम ध्यानम उच्यते, कहते वह मैं ही हूं, कहते इस प्रकार का चिंतन करना वो ध्यान। और ध्यान से विस्मृति, ध्यान को भी भुला देना वो समाधि। इस प्रकार से इन्होंने 8 अंगों को डिफाइन किया। तो उन 8 अंगों के छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है वो जरूर याद रखिएगा, वहां से नेक्स्ट प्रश्न पक्का बनेगा। और नियम 10 के 10 याद कर ले, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सेम 10 यम नियम वशिष्ठ संहिता में दिए गए हैं, परंतु वहां की थोड़ी सी सीक्वेंस में अंतर है। उस सीक्वेंस को जरूर रट लेंगे सर, कल को पूछेंगे कि वशिष्ठ संहिता वाले यम नियम हमें बताइए। अब तो वहां पर भी अष्टांग योग है, यम नियम 10-10 है, सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे, उसको जरूर नोट कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। यहां योग सूत्र के अनुसार सही क्रम बताइए। तो योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। योग सूत्र में जो है जन्म, औषध, मंत्र, तपः, समाधिजा, सिद्धया, ये 5 जो है सिद्धियों के लिए बताया गया, कहते इन 5 से सिद्धियां मिल जाती है। तो यहां पर जन्म से माने डी बोला है, औषध को ए बोला है, मंत्र को सी बोला है, तप को बी बोला है और समाधि को ई बोला है। ये जहां पर है वही हमारा राइट उत्तर है, DACBE। जहां भी आपको मिलेगा वही राइट उत्तर होगा, DACBE। कल को आपसे पूछेंगे कि बताओ योग सूत्र में किसके अनुसार सिद्धि पाना बताया गया है या किसके अनुसार सिद्धि नहीं होती। इन 5 को छोड़ करके जो भी ऑप्शन होगा उससे सिद्धि नहीं होती योग सूत्र के अनुसार। तो ये कहां पर है सूत्र, 4th अध्याय जिसको कैवल्यपाद कहते हैं उसका प्रथम सूत्र है, उसमें से ये प्रश्न आया है। तो इसको अच्छे से आप कंठस्थ करेंगे, ध्यान रखेंगे, यहीं से जुड़े हुए प्रश्न आगे निकलेंगे। जैसे पूछ लेंगे कि बताओ सर 4थे अध्याय में कुल सूत्र कितने हैं, 34 है। तो कितने अध्याय हैं, वैसे 4 अध्याय। पहले का नाम क्या है, समाधिपाद। कितने सूत्र है, पहला है तो आगे 5 लगा दो, 51 है। दूसरे में 2 5 लगा दो। तीसरा भी लास्ट से सेकंड है तो उसमें भी 2 5 है। और चौथा जो है, चौथे से पहले सर 3 अध्याय आगे तो 34 सूत्र हो गए। सब पादों के सूत्र आपके सामने, समाधिपाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 कहो या 56 कहो, आपकी मर्जी है। जब आपको मैंने डेप्थ में पढ़ाया है योग सूत्र तो वहां पर आपके लिए एक एक चीज जो है मैंने क्लियर की है कि 56 कैसे होते हैं, 55 कैसे होते हैं। और योग सूत्र का जो चौथा पाद है उसमें 34 सूत्र है जिसको कैवल्य पाद कहते हैं, जहां से ये प्रश्न आया। तो इस तरीके से बेसिक बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में हमारा पार्ट 8 जिसमें हमने 71 से लेकर के 80 क्वेश्चंस किए वो संपन्न होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का।